वेलकम स्टूडेंट्स इन द क्लास ऑफ सरोज सर। सभी स्टूडेंट्स का सरोज सर के क्लास में स्वागत है। आज हम लोग क्लास 8 का ज्योग्राफी पढ़ने जा रहे हैं और हमारा आज का टॉपिक है लैंड, सॉइल, वाटर, नेचुरल वेजिटेशन एंड वाइल्ड लाइफ रिसोर्सेज। और इस चैप्टर का डिस्कशन का हमारा आज डे 4 है। आज हम लोग 4th डे का डिस्कशन आगे करने जा रहे हैं। And in this discussion we will discuss about the water resources. And what is the water resources? Water is important for survival of all forms of life. हम लोग सभी जानते हैं वाटर हमारे लिए सभी फॉर्म ऑफ लाइफ के लिए सर्वाइवल के लिए बहुत ही इम्पोर्टेंट है। It is required for the domestic need of human like drinking, cooking, bathing, washing etc. ये हमारे कुकिंग के लिए, बाथिंग के लिए और वॉशिंग के लिए यानी हमारे डोमेस्टिक यूज़ के लिए भी बहुत ही इम्पोर्टेंट है। एंड आल्सो फॉर इकोनॉमिक एक्टिविटीज़, बहुत सारे इकोनॉमिक एक्टिविटीज़ बिना वाटर के नहीं किया जा सकते हैं, जैसे रनिंग ऑफ इंडस्ट्रीज़ यानी कि लाइक इंडस्ट्रियल एक्टिविटीज़, कल्टिवेशन एक्सेट्रा। वन कैन नॉट थिंक कल्टिवेशन विदाउट water. Three-fourths or 70% of the Earth's surface is covered by water. That is why it is also known as blue planet or watery planet. 97% of the water on Earth is in seas and ocean. Sea water contains salt and hence cannot be consumed directly. And आप लोग जानते हैं जो अर्थ का हमारा वो टोटल जो सरफेस है उसका 70% अर्थ का सरफेस वाटर से कवर है। और इसी कारण वाटर को ब्लू प्लेनेट भी कहा जाता है। और Earth is also known as a watery planet because the 70% of the Earth's surface is covered with water, and 97% of the water present on the Earth is in the form of is stored in seas and ocean. जो अर्थ में जितना वाटर है उसका 97% वाटर अर्थ के सी और ओशियन में ही जमा हुआ है, और बाकी ओनली जो 3% अर्थ में जो वाटर है उसी का यूटिलाइजेशन हमारे अलग अलग कामों के लिए, डोमेस्टिक यूज़ के लिए या फिर एग्रीकल्चर के लिए या अदर कामों के लिए हम लोग उपयोग में लाते हैं। सी वाटर कंटेन्स सॉल्ट, सी वाटर में सॉल्ट होते हैं एंड हेंस कैन नॉट बी कंज्यूम डायरेक्टली, और उसे डायरेक्टली हम लोग कंज्यूम नहीं कर सकते हैं। Thus only 3% इज फ्रेश वाटर। अभी मैंने बताया 70% हमारे अर्थ के सरफेस का वाटर है, और उसमें से जो 97% वाटर है वो हमारे सीज और ओशियन में जमा हुआ है। एंड ओनली 3% इज द फ्रेश वाटर अवेलेबल फॉर डोमेस्टिक यूज़ और फॉर इंडस्ट्रियल यूज़, ऑफ विच 2% इज इन द फॉर्म ऑफ स्नो एंड ग्लेशियर्स। और जो अर्थ में 3% जो प्योर वाटर है उसका 2% ग्लेशियर्स और स्नो में स्टोर्ड है। यानी अर्थ को जो 3% है, 3% में से अर्थ का 3% फ्रेश वाटर है, और उस फ्रेश वाटर में 2% ग्लेशियर्स और माउंटेन्स में स्नो रीजन के रूप में, पोलर रीजन में स्नो के रूप में वो स्टोर्ड है। एंड हैंस only about 1% of the water on earth is available for our use, और सिर्फ 1% जो अर्थ का वाटर है वो हमारे यूज़ के लिए अवेलेबल है। रेन वाटर इज़ द प्राइमरी सोर्स ऑफ फ्रेश वाटर, और रेन वाटर ही हमारा प्राइमरी सोर्स ऑफ फ्रेश वाटर है। वी ऑल्सो गेट फ्रेश वाटर फ्रॉम रिवर्स, लेक्स, पोन्ड्स एंड इन द फॉर्म ऑफ अंडरग्राउंड वाटर फ्रॉम वेल्स। और जो फ्रेश वाटर होता है वो हम लोग को रिवर से, लेक से, पॉन्ड से और इवन अंडरग्राउंड वाटर से भी मिलता है।
वाटर इज़ अ रिन्यूएबल नेचुरल रिसोर्स, वाटर एक रिन्यूएबल रिसोर्स है, हैंस इट कैन बी ऑब्टेन अगेन, और वाटर रिन्यूएबल है तो हम लोग इसको फिर से प्राप्त कर सकते हैं। वाटर फ्रॉम सी, रिवर्स, लेक्स एक्सेट्रा गेट इवेपोरेटेड by the heat of sun and reaches into atmosphere in the form of water vapor. The water vapor condenses in the atmosphere and come back to the earth in the form of rain. This circulation of water is called hydrological cycle or water cycle. This natural process, the availability of water remains constant on the earth. अब हम लोग समझते हैं, तो वाटर एक रिन्यूएबल रिसोर्स है, ये तो हम लोग जानते हैं, और साथ ही साथ जो वाटर अर्थ के सरफेस में है वो इवेपोरेट होके एटमॉस्फेयर में चला जाता है, क्लाउड्स फॉर्म करता है, और फिर क्लाउड से फिर से वापस रेन फॉल होता है और अर्थ को वापस वाटर मिलता है। और ये जो सर्कुलेशन है, तो हम लोग इस सर्कुलेशन को जानते हैं, सभी बच्चे जानते हैं, बच्चे बता भी रहे हैं सर, इस साइकिल को हम लोग हाइड्रोलॉजिकल साइकिल और वाटर साइकिल कहते हैं। और ये एक नेचुरल प्रोसेस है, और इसी से जो वाटर की एबिलिटी है वो थ्रू आउट द अर्थ हमेशा बना रहता है। प्रॉब्लम्स ऑफ वाटर अवेलेबिलिटी, वाटर अवेलेबिलिटी के क्या क्या प्रॉब्लम्स हैं? द डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ रेन ऑन द अर्थ इज नॉट यूनिफॉर्म इन द फॉर्म ऑफ अमाउंट, एरिया एंड ड्यूरेशन. Some areas get heavy rainfall while others haven't seen rainfall in hundreds of years. In some regions, it rains throughout the year while in the other only for a few months. Thus, it is clear that the distribution of fresh water on the Earth's surface is highly uneven. This affects human resources. The concentration of population in the world is limited to a few areas because it is dependent upon the availability of water. Density of population is low in the areas where water is not easily available. And now, अर्थ में जो वाटर का डिस्ट्रीब्यूशन है, फ्रेश वाटर का डिस्ट्रीब्यूशन है, वो एक जैसा नहीं है। कुछ एरियाज़ में बहुत हैवी रेनफॉल होते हैं, तो कुछ एरियाज़ ऐसे भी हैं अर्थ के जहाँ 100 ऑफ ईयर्स से बारिश नहीं हुई है, और कुछ एरियाज़ ऐसे भी हैं जहाँ सालों भर वर्षा होती रहता है। कुछ एरियाज़ ऐसे हैं जहाँ हर एक वर्ष के कुछ महीने में बरसात होती है। तो इस तरह से पूरे अर्थ में जो फ्रेश वाटर का डिस्ट्रीब्यूशन है वो हाईली अनइवन है, एक जैसा नहीं है, और वाटर के अवेलेबिलिटी के कारण पूरे अर्थ में जो ह्यूमन पॉपुलेशन है, ह्यूमन रिसोर्सेज है, वो भी अफेक्टेड हुआ है। जिस एरियाज़ में वाटर की अवेलेबिलिटी सही है, ना ही वहाँ बाढ़ आता है, और एग्रीकल्चर वगैरह के लिए हर एक चीज़ कामों के लिए सही अमाउंट में वाटर अवेलेबल होता है, वो एरिया डेंसली पॉपुलेटेड हैं। और जो एरियाज़ में वाटर की अवेलेबिलिटी कम है, वो एरिया बहुत ही कम पॉपुलेटेड एरियाज़ हैं। The earliest human civilization developed around river valleys. Even today, large cities of the world are located near some big rivers. We are dependent on water for survival. और हम लोग जानते हैं जो अर्लीस्ट ह्यूमन सिविलाइजेशन थे, चाहे वो सिंधु घाटी सभ्यता हो या दूसरे और भी सभ्यताएं हैं वर्ल्ड के, वो सभी
किसी ना किसी रिवर वैलीज में स्टार्ट हुए हैं। आज भी हम लोग देख सकते हैं जो वर्ल्ड्स के सबसे बड़े सिटीज़ हैं, बड़े बड़े सिटीज़ हैं, वो किसी न किसी रिवर के किनारे बसे हैं। वी आर डिपेंडेंट ऑन वाटर फॉर सर्वाइवल, और हम लोग वाटर के बिना रह नहीं सकते हैं, और हमारे सर्वाइवल के लिए वाटर मस्ट है। बट increasing urbanization and higher standard of living have resulted in an ever increasing demand for water, leading to water scarcity. Pollution of water bodies by use of fertilizers and pesticides has also affected the quality of water, making it unusable. लेकिन जैसे जैसे अर्बनाइजेशन बढ़ा है, शहरीकरण बढ़ा है, और लोगों का स्टैंडर्ड ऑफ लिविंग बढ़ा है, लोगों का स्टैंडर्ड ऑफ लाइफ बढ़ा है, तो लोग ज़्यादा से ज़्यादा पानी का डिमांड करने लगे हैं और पानी का ज़्यादा से ज़्यादा उपयोग करने लगे हैं, और इससे वाटर स्कैर्सिटी उत्पन्न हुई है। अब जैसे हम लोग नहाने के लिए अगर शॉवर यूज़ करते हैं, नहाने के लिए अगर हम लोग बाथिंग टब यूज़ करते हैं, तो हम लोग नॉर्मली जितने वाटर में हम लोग बाथिंग कर सकते हैं उससे कहीं ज़्यादा अमाउंट ऑफ वाटर हम लोग कंज्यूम करते हैं। सो वी शुड, इफ़ वी वांट टू सेव वाटर, देन वी शुड यूज़ बकेट एंड मग। पॉल्यूशन ऑफ वाटर बॉडीज बाय यूज़ ऑफ फर्टिलाइजर्स, और वाटर बॉडीज़ का पॉल्यूशन भी हुआ है फर्टिलाइज़र के उपयोग से, पेस्टिसाइड के उपयोग से, और इससे वाटर की जो क्वालिटी है वो अफेक्टेड हुई है, और इसको हमारे ह्यूमन कंज्यूमशन के लिए अनसेफ, अनयूजेबल बन गया है। Scarcity of water has become a very pertinent problem in the world today. Several developed and developing countries are facing acute shortage of water. This has been caused by both natural and human factors, such as deviations in the pattern of annual and seasonal rainfall and pollution and exploitation of water resources. अब हमारे सोसाइटी में वाटर की स्कैर्सिटी बढ़ी है। एक ये हमारा पोटेंशियल प्रॉब्लम है, एक बहुत ही बड़ा, एक इमिनेंट प्रॉब्लम है हमारे लिए कि आज वर्ल्ड में हर एक जगह वाटर के शॉर्टेज को देखा जा रहा है, और वर्ल्ड के जो डेवलप सिटीज़ हैं या डेवलपिंग सिटीज़ हैं, डेवलपिंग कंट्रीज़ हैं, हर कंट्री में वाटर का प्रॉब्लम है। और इससे क्या हुआ है, और ये प्रॉब्लम नेचुरल एंड मैन मेड दोनों तरह से हुआ है। जिस तरह से जो एनुअल सीजनल रेनफॉल है उस पर भी असर करता है, पॉपुलेशन, पॉल्यूशन और वाटर का एक्सप्लॉइटेशन, इन सभी चीज़ों पर डिपेंड करता है कि वाटर की स्कैर्सिटी कैसे हो रही है, किस जगह पर वाटर की कमी हो रही है। कंजर्वेशन ऑफ वाटर। कंजर्वेशन ऑफ वाटर रिसोर्सेज इज एसेंशियल फॉर ह्यूमंस। वाटर का कंजर्वेशन सभी ह्यूमन बींग्स के लिए बहुत ही इम्पोर्टेंट है। इट इंक्लूड, इसमें समाहित होता है, मेकिंग वाटर अवेलेबल फॉर कंज्यूमशन फॉर अ
लॉन्गर टाइम, इसमें वाटर को ज़्यादा दिन तक यूज़ किया जाना शामिल है। एंड प्रोटेक्टिंग इट फ्रॉम पॉल्यूशन, और साथ ही साथ इसमें वाटर को पॉल्यूशन से बचाना भी शामिल है। हियर वी विल डिस्कस सम मेजर्स फॉर वाटर कंजर्वेशन, और अब आगे हम लोग डिस्कस करने जा रहे हैं वाटर कंजर्वेशन के कुछ मेजर्स, किस तरह से हम लोग वाटर को कंजर्व कर सकते हैं, वाटर को पॉल्यूट होने से बचा सकते हैं। फर्स्ट, एफोरेस्टेशन। सभी बच्चे जानते हैं एफोरेस्टेशन, वृक्षारोपण, पेड़ लगाना। ट्रीज prevent wastage of water as they decrease the rate of surface runoff and renew the storage of underground water. Trees वाटर का जो वेस्टेज है उसको रोकता है। जैसे अगर बरसात का पानी होता है, अगर पूरा हमारा ज़मीन खाली रहेगा तो पानी जो बरसात का आएगा वो बहकर चला जाएगा, लेकिन अगर उसमें प्लांट्स रहेंगे तो प्लांट उस पानी को रोक के रखेंगे और उसको अंडरग्राउंड सीपेज में मदद करेंगे, और उससे अंडरग्राउंड में वाटर स्टोर बढ़ेगा। सेकेंड, बिल्डिंग डैम्स ऑन रिवर्स। मल्टीपर्पस प्रोजेक्ट्स हैव बीन स्टार्टेड बाय बिल्डिंग dams on rivers, which is an effective way of water conservation. These projects have not only controlled floods, but the flow of water in the rivers has also been regulated so that the wasteful flow of water is checked. Moreover, water is supplied to the areas of scarcity through canals. Hydroelectricity is also produced. अब हम लोग अगर रिवर में डैम्स बनाते हैं तो बहुत सारे मल्टीपर्पस डैम बनाए गए हैं रिवर्स में। उससे क्या होता है कि रिवर्स में जब ज़्यादा पानी होता है तो डैम को के फाटक को बंद कर दिया जाता है और पानी को डैम में स्टोर कर लिया जाता है, और जब रिवर्स में वाटर का फ्लो कम हो जाता है तो फिर डैम से धीरे धीरे वाटर को रिवर्स में डिस्चार्ज किया जाता है। इस तरह से रिवर में एक कंटिन्यूस फ्लो बना रहता है और रिवर के वाटर का बहुत सारे अलग अलग कामों में यूज़ किया जाता है। साथ ही साथ जो डैम में वाटर स्टोर होता है उसका इंडस्ट्रियल पर्पस के लिए भी यूज़ होता है, और साथ ही साथ हम लोग जानते हैं डैम के वाटर का हाइड्रो इलेक्ट्रिसिटी प्रोजेक्ट के लिए भी उपयोग में लाया जाता है। And third, building artificial lake and tanks. The South India, there is lack of perennial river, therefore rainwater is collected in large tanks or artificial lakes so that water can be conserved to द मैक्सिमम। तो ये जो आर्टिफिशियल लेक या टैंक्स है, लोग घरों के नीचे, जैसे अब राजस्थान वगैरह में भी देखते होंगे, राजस्थान वगैरह के बारे में अगर पढ़ेंगे तो वहाँ भी पता चलेगा, लोग घरों के नीचे या फिर घर के आसपास टैंक बावड़ी बनाते हैं, तालाब खुदवाते हैं। इससे क्या होता है, जो वाटर जिस एरियाज़ में रिवर कम है वहाँ जो बरसात का पानी है उसको कलेक्ट किया जाता है इन टैंक्स में, ताकि ज़्यादा दिन तक वाटर का उपयोग किया जा सके और ज़्यादा से ज़्यादा वाटर को कंजर्व किया जा सके। फोर्थ पॉइंट, इम्प्रूवमेंट इन इरिगेशन टेक्निक्स। इन ट्रेडिशनल टेक्निक्स ऑफ इरिगेशन अ लॉट ऑफ वाटर गेट वेस्टेड। जो हमारा पुराना पद्धति है इरिगेशन का, उसमें बहुत सारा वाटर वेस्ट हो जाता है, इसलिए हम लोग को न्यू टेक्निक लाना होगा और नए टेक्निक से प्लांट को वाटर करना होगा और इरिगेशन करना होगा। Sprinkles and drip irrigations are effective irrigation techniques
दैट रिड्यूस वाटर लॉस। और आज हमारा जो एग्रीकल्चर है उसमें हम लोग स्प्रिंकलर्स और ड्रिप इरिगेशन को शामिल करना चाहिए। इससे हम लोग वाटर को बचा सकते हैं, कम वाटर में हम लोग इरिगेशन ले सकते हैं। 7th point, individual effort. We should also try to check wastage of water at individual level at home. हम लोग को घर में खुद से भी हम लोग वाटर को बहुत सारे अलग अलग कामों से बचा सकते हैं। स्कूल में भी, ऑफिसेज में भी और पब्लिक प्लेसेस में वाटर को हम लोग बचा सकते हैं। टैप्स शुड नॉट बी अलाउड टू रन व्हेन नॉट इन यूज़। कभी भी नल को जब हम लोग यूज़ नहीं कर रहे हो तो खुला नहीं छोड़ना चाहिए। ड्रिंकिंग वाटर शुड नॉट बी यूज्ड फॉर क्लीनिंग और गार्डनिंग। जो पीने का पानी है उसका उपयोग गार्डनिंग और क्लीनिंग पर्पस के लिए नहीं किया जाना चाहिए। स्मॉल सिस्टर्न टैंक्स कुड बी यूज्ड फॉर फ्लशिंग टॉयलेट्स। और टॉयलेट्स के फ्लशिंग के लिए छोटे छोटे टैंक यूज़ करने चाहिए जिसमें कम पानी एक बार में फ्लश हो। फॉर द सेफ्टी ऑफ ह्यूमन लाइव्स एंड अदर एनिमल्स इट इज़ वेरी इंपॉर्टेंट टू कीप वाटर फ्री फ्रॉम पॉल्यूशन। और हमारे ह्यूमन के यूज़ के लिए वाटर को पॉल्यूशन से दूर रखना होगा। मैन कैन कंजर्व द बायोस्फीयर ओनली बाय कंजर्विंग द वाटर रिसोर्सेज। हम लोग अपने बायोस्फीयर को तभी कंजर्व कर सकते हैं जब हम लोग वाटर रिसोर्सेज को कंजर्व करेंगे। एंड नाउ थैंक यू फॉर टुडे एंड दोज हु हैव नॉट yet subscribe the channel, please subscribe.